नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि भारत की जो आज़ादी से पूर्व की अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में जाना था, जो ब्रिटिश भारत के रूप में थी। तो दोस्तों, एक उसी का अंग रह गया था हमारा कल, वो है कृषि का। ब्रिटिश भारत की जो प्लानिंग थी, जो प्रणाली थी, वो कृषि आधारित, अर्थात कृषि में किस प्रकार के उन्होंने बदलाव किए। तो हमारा जो आज की हेडिंग है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति, यानी कि कृषि की क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन थी। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर कृषि में दो व्यवस्थाएं, दो क्षेत्र चुने गए जो अंग्रेजों ने, जिनको पूर्ण रूप से अपने हित में प्रस्तुत किया। जो पहला रूप था दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था, पहला रूप था। और दूसरा रूप था कृषि का व्यवसायीकरण। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि कच्चे माल का उत्पादन कराना अधिक रूप में अंग्रेजों को अधिक लाभवर्धक प्रणाली के रूप में प्रयोग में कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कृषि का व्यवसायीकरण का अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी फसलों का उत्पादन भारत के अंदर होता था उस समय, वो सारी ही फसलें नकदी फसलें थी। जैसे नील, अफीम, रबर, इस तरीके की खेती थी। अर्थात अनाज, चावल, इस प्रकार की दाल वगैरह, इस प्रकार की जो फसलें थी, इनको ना उगाकर जैसे कच्चे माल में कपास उगाना, जो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, कच्चा माल प्राप्त करते थे वहां से। तो मतलब मेरा कहने का अर्थ यही है कि फसल का व्यवसायीकरण अर्थात नकदी फसलों को अधिक मात्रा में उगाना ही कृषि का व्यवसायीकरण था। उसके परिणाम से भारत के अंदर खाद्यान्न फसलें उस स्तर पर नहीं उत्पादित की गई, और उस कारण से भारत के अंदर खाद्यान्नों की कमी हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने अधिक लाभ लेने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण किया। उससे एक उसी फसल की प्राप्ति की जिससे अंग्रेजों को कच्चा माल प्राप्त हो सके। पहली जो दूसरी वो थी हमारी, जो अंग्रेजों ने भारत की कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन किए थे, जो मैंने आपको बताया। पहला भू राजस्व व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और दूसरा था कृषि का व्यवसायीकरण। मैंने आपको कृषि का व्यवसायीकरण बता दिया है, और अब हमारा जो फोकस है भू राजस्व व्यवस्था पर है। तो भू राजस्व व्यवस्था का कारण क्या था, इसमें बदलाव मतलब क्यों किया, या इसको एक सही रूप से प्रस्तुत करना या लोगों के ऊपर थोपना क्यों आवश्यक था। तो अंग्रेजों ने इसके तीन प्रणाली बनाई, ताकि अंग्रेजों को एक निश्चित रूप में, एक निश्चित अनुपात में और एक स्थायी तरीके से राजस्व, भूमि से भू राजस्व प्राप्त होता रहे। उसमें मतलब किसी प्रकार की बार बार परिवर्तन करना, बार बार किसी प्रकार की कोई कमेटी, बार बार किसी शासन प्रशासन के हस्तक्षेप उसमें ना हो। तो इसके आधार पर भारत से जो किसान थे उनसे अधिक लगान वसूलने की स्थिति के आधार पर इन लोगों ने, अंग्रेजों ने भारत के अंदर तीन प्रकार की प्रणालियों का स्थापना की। अब पहली जो प्रणाली थी स्थायी बंदोबस्त अर्थात जमींदारी व्यवस्था, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो दोस्तों, ये जो मेरा जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का एग्जाम उठा लीजिए तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले ही मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको अब शुरू करने जा रहा हूँ स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि इसके तीन पार्ट है, तो मैं आपको सिर्फ अब स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था ही पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जो पहला पॉइंट है हमारा,
1793 में कॉर्नवालिस ने आरंभ किया। तो दोस्तों इससे पहले जो मतलब और भी गवर्नर हुए, जैसे वारेन हेस्टिंग हुए, और इन लोगों ने भी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो उस स्तर तक कार्यशील नहीं हो पाई, अर्थात उस स्तर तक मतलब उस स्तर तक साधारण रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाई, उसका संचालन सही से नहीं हो पाया, अर्थात अधिक लाभ अंग्रेजों को उस व्यवस्था से नहीं मिल पाया। उसके उपरांत 1793 में कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था आरंभ की थी। स्थायी बंदोबस्त इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि कॉर्नवालिस ने एक निश्चित अनुपात में प्रत्येक वर्ष एक भू राजस्व आता रहे अंग्रेज सरकार के पास, वो एक निश्चित अनुपात में निर्धारित किया और एक लंबे समय तक आता रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, जो किसानों को अपने आप ही मतलब उसमें ऐसा होता है कि एक किसी के पास कम भूमि होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, तो छोटे छोटे किसानों के पास ना जाकर इस स्थिति में अर्थात इस प्रणाली में एक जमींदार को इसमें चिन्हित किया गया। अगला पॉइंट जो हमारा है, स्थायी बंदोबस्त में समझौता जमींदारों के साथ किया जाता था। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। देखो क्या होता था, इसमें एक जमींदार होते थे, जमींदारों के अंतर्गत कई किसानों के खेत होते थे, कई किसान उनके अंतर्गत आते थे। तो वो क्या करते थे, जो वो जितनी भी जमीन होती थी उनका स्वामी किसान को ना मानकर जमींदार को माना जाता था, और सीधा अंग्रेजों ने एक निश्चित लाभ के आधार पर कि तुम्हारा इतना है और हमें आपको इतना इकट्ठा करके देना है, जमींदारों से इस प्रकार के डील की समझौता किया। तो इसमें क्या होता था, इसमें स्वामी माना गया जमींदारों को। अगला पॉइंट है हमारा, किसानों से लगान वसूलना जमींदारों का उत्तरदायित्व था, अर्थात किसानों से किसी भी स्तर पर किसी भी बर्बरता, किसी भी अन्याय, किसी भी शोषित तरीके से जमींदार किसानों से लगान वसूलता था। वह किसी भी प्रकार के किसान से, वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी प्रकार के किसान से दरिया दिली अर्थात उसके परेशानियों को साइड में रखते हुए सिर्फ अपने मत अपने कार्य रखता था। उसमें जो लोग दरिया दिली दिखाते थे उनके लिए अंग्रेज क्या करते थे, उनसे उनकी जमींदारी छीन लिया करते थे। वो समय से किसानों से लगान वसूल करने के बाद समय से नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो किसानों को दया करते थे, चलो यार आप आज नहीं है कल दे देना। लेकिन क्या हुआ, उस स्थिति में अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग उसकी जमींदारी छीन लेते थे, जितनी भी जमीन उसके अंतर्गत आती थी उसे छीन लेते थे और उसे एक भिखारी के रूप में नया चोला पहना देते थे। तो अगला पॉइंट जो हमारा है, लगान का 10/11 भाग अंग्रेजों को दिया जाता था तथा लगान का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। जितना भी किसान का खेत जो होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो जमींदारी ये आंकड़े के आधार पर कॉर्नवालिस ने अपने दिमाग से और कुछ मित्रों की सहायता से इस स्थायी बंदोबस्ती का एक रूप प्रकट किया, एक रूप तैयार किया और पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को एक सही रूपांतरित रूप में लाके लोगों के सामने रखा। अगला पॉइंट हमारे पास है, कॉर्नवालिस के सलाहकार जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर थे। ये कॉर्नवालिस के सहायक थे, उनको सलाह देते थे और इनका बहुत बड़ा योगदान है भू राजस्व व्यवस्था में। अगला पॉइंट है, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको कई नामों से पुकारा जाता था। तो क्वेश्चन पेपर्स में आ जाते हैं कि इस्तमरारी व्यवस्था क्या थी, मालगुजारी व्यवस्था क्या थी, जमींदारी व्यवस्था क्या थी या विश्वेदारी व्यवस्था क्या थी। तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो पता नहीं कौन सी व्यवस्था है, वो फिर वो ऐसे ही। तो दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था की एक जो पहली प्रणाली थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था,
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का अन्य नाम था इस्तमरारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, बिस्वेदारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। इसमें जमींदारी व्यवस्था मतलब ऐसे था कि इसमें जो कंपनी का नेटवर्क होता था, डायरेक्ट जो मतलब बात होती थी, जो समझौता होता था, वो सिर्फ जमींदार से होता था। इसमें जमींदार जो होते थे इस भू राजस्व व्यवस्था से या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से। तो सूर्यास्त का नियम का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। जो जमींदार होते थे जिनका आज अंतिम दिन होता था लगान जमा करने का, तो शाम के समय जब सूरज अस्त होता था, अगर उस समय तक लगान जमींदारों ने किसानों से इकट्ठा करके अंग्रेजों के खजानों में या जमा ना करा, अगर जमा नहीं कराया, तो सूर्यास्त होने के बाद उस जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी। और ये नियम इतना क्रूरता से भरा नियम था, जो बहुत जमींदारों की जमींदारी गई, जिनकी पर्सनली जमीन थी, उनके ऊपर उसका कोई अधिकार ना रहा। तो मतलब बहुत ही अंग्रेजों ने बहुत अन्याय किया है, लेकिन एक सिस्टमेटिक उन लोगों ने। तो दोस्तों, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, ये भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा अर्थात पूरा बंग क्षेत्र, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में फैली हुई थी। इन 5 स्थानों पर जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी फैली हुई थी, और यहाँ के लोग इस व्यवस्था से बड़े ही परेशान रहते थे। और मतलब इतनी बुरी स्थिति थी कि किसान पल पल ये सोचता था कि कोई फरिश्ता आए, और मतलब जैसे फिल्मों में होता है ना, कोई फरिश्ता आए और उन्हें इस स्थिति से आज़ाद कराए। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, कॉर्नवालिस ने ये व्यवस्था भारत के 19% भूभाग पर फैली हुई थी। अर्थात ये 5 क्षेत्र 19%, पूरे भारत के 19% भूभाग पर यह व्यवस्था फैली थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, वो कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई थी। तो दोस्तों, 19% भाग पर फैली हुई थी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, जो मैंने आपको पॉइंट बताया इतना हार्ड नहीं है, अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।